किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, यानी यहाँ सीधा आप किसानों से बात होती है। फ़ोन कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप सवाल भी आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपके सवालों का समाधान करना ही हमारा मकसद है। इसके लिए पूरे 1 घंटे हमारे विशेषज्ञ आपको सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और देंगे समाधान। तो आइए जानते हैं आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही लेंगे आपके सवाल। नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है वर्षा जल का समुचित संरक्षण एवं उपयोग। और साथ ही हमारा दूसरा विषय होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस समय के हिसाब से, वो है खरीफ मौसम में प्याज की खेती। तो चाहे अगर हम बात करें जल संरक्षण की, वो भी हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में। अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि आप सीधे प्रकृति से जुड़े हैं। और कृषि में जल का क्या महत्व है इसके बारे में शायद समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्याज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इसकी तैयारी में अभी जुटे हुए होंगे। तो कैसे आपको नर्सरी तैयार करनी है, खेत की तैयारी कैसे करें, अगर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है आपके क्षेत्र में तो जल भराव ना हो, इसका किस तरीके से प्रबंधन करें, इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं हमारा टोल फ्री नंबर जो कि आपको बहुत सारे किसानों को याद है। आप अक्सर हमें कॉल करते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर, यानी अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल 8800520717। इस पर अपने सवाल व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट मैसेज भेजें या फिर आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। और इससे भी आसान एक और तरीका है, अगर आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं। चाहे आप कंप्यूटर से भी चाहें तो ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com। और यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि चाहे वो आपकी कॉल हो, आपका व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपका ईमेल हो, सभी सवाल हम लाइव कार्यक्रम के दरमियान ही शामिल करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं तो उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। कॉल तो आपकी लाइव ही आती है, लेकिन इन सवालों को भी आपके नाम के साथ, आपके क्षेत्र के नाम के साथ हम कार्यक्रम में अनाउंस करेंगे और उस सवाल को अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। तो दोनों विषय आप जान चुके हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल करें, सभी विकल्प आपके सामने हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं आज के जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे स्टूडियो में। तो सबसे पहले आपको हम डॉक्टर योगेश कुमार रौंदल जी से मिलवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप सहायक आयुक्त है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। और जो हमारा आज का पहला विषय है वर्षा जल का समुचित संरक्षण एवं उपयोग, इस पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आप प्रकाश डालेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर पीके जी हैं, पीके गुप्ता जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सहायक निदेशक हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान दिल्ली, अपर सहायक निदेशक। सर स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा दूसरा विषय यानी खरीफ में प्याज की खेती, उसके बारे में हम आपसे डिटेल्स देंगे और जो भी हमारे दर्शकों के सवाल होंगे उनका समाधान होगा। तो बिल्कुल आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें और कुछ बुनियादी बातों का भी ध्यान रखें। जब भी आप हमें कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से हमें फ़ोन करें जहाँ पर बहुत शोर ना हो और साथ ही अपनी बातों को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। जब भी कॉल करें टेलीविज़न को म्यूट कर दें। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि टेलीविज़न उस वक्त ना वॉल्यूम उसका ना हो, क्योंकि ऐसे में आपका सवाल हम ठीक से नहीं सुन पाएंगे। तो इसी के साथ ही आइए अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले मैं डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम खरीफ मौसम में प्याज की खेती की बात कर रहे हैं, इस वक्त की स्थिति क्या है फिलहाल? जी आपको बताना चाहूँगा, ये खरीफ मौसम में प्याज लगाने के सबसे उचित समय है। भले तो हमारे किसान भाई ने नर्सरी तैयार कर लिया होगा, नर्सरी तैयार करने वाले होंगे,
नर्सरी जब भी तैयार करें तो जो समतल ज़मीन है उससे लगभग 6 से 8 इंच ऊँची तैयार करें, और उसकी जो लंबाई होनी चाहिए 9 से 10 मीटर रख लीजिए, चौड़ाई 1 से 20 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए। दूसरा हमें यह ध्यान रखना है कि जब आप उस पर बीज डालने जाते हैं, क्योंकि प्याज का बीज बहुत पतला सा होता है, तो उसको लाइन में डालें ताकि आगे चल के निराई गुराई में आपको काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। खरपतवार निकाल भी लेंगे, दवा भी डाल सकते हैं आवश्यकता पड़े तो ये हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि नर्सरी तैयार करते समय वहाँ लगाएं जहाँ पे बारिश के पानी नहीं रुकती हो। अगर बारिश के पानी रुकती है बाई चांस किसी कारण से, तो उसको जल्दी ही निकालने का प्रयास करें। जी जी। तो नर्सरी में रखने वाले रोग भी आ सकते हैं। इसके बाद अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम प्याज की किस प्रजाति को लगाएं, क्योंकि प्याज की 2 मौसम की प्रजातियाँ होती हैं, एक रबी की होती है और खरीफ की होती है। तो हम खरीफ की चर्चा करेंगे। तो इसमें जो खरीफ के लिए जो अनुमोदित अनुशंसित जो प्रजातियाँ हैं, जी जी, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, जिसको एडीआर के नाम से जाना जाता है, और ये पूरे भारत में लगाने के लिए अनुशंसित है और किसान लगाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे कि हम बारी बारी से, चाहे वो खेत की तैयारी हो, नर्सरी की बात हो, जल ना भरे खेतों में अच्छी किस्में कौन सी हैं, इसके चुनाव को लेकर भी हमारे साथ सर मौजूद हैं, जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर पी.के. गुप्ता, जो कि अपर निदेशक हैं भारतीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके सामने, सीधा आप अपने सवालों को उनके सामने रखिए और लीजिए उसका जवाब। तो आइए सबसे पहले आज की जो हमारी पहली रिपोर्ट है, जो कि प्याज से जुड़ी हुई है, उस पर हम नजर डालते हैं। और महाराष्ट्र में लगाने के लिए बड़े आकार के, चपटे, गोल और लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा किसान पूसा रेड किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ज्यादा प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी प्याज पर हमारी रिपोर्ट, और आगे हम और विस्तार से जानेंगे। आपके सवालों का भी हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। अब बात करते हैं हमारे आज के एक और विषय की, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना, जानना। हम मानसून भी है सर, और ऐसे में पानी बहुत होता है, लेकिन तब भी पानी की कमी रहती है। तो ये स्थिति क्यों है, क्यों हम वर्षा जल संरक्षण और उसके समुचित उपयोग की बात कर रहे हैं, जबकि प्रकृति की तरफ से तो अबंडेंस में है, और पानी ऐसा है जिसे ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी को लेकर हाहाकार है। क्यों? इस विषय में मैं ये सब बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय उपखंड है वो मानसून क्षेत्र में आता है। तो मानसून क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 5 महीने में पूरे साल भर की बारिश हमारे को मिलती है, और वही 4 महीने की बारिश को हमें पूरे साल भर चलाना पड़ता है। तो इस 4 महीने में जो इतना भी बारिश हम संभाल के, मतलब उसको संरक्षित करें, हमारे आसपास के क्षेत्रों में तालाब या कुओं में हम संभाल के रखें, ग्राउंड वाटर में हम जो है उसको पोषित करें, उसको हम अच्छे से अगर उपयोग करेंगे तो हमारा अच्छे से कृषि और अन्य जो क्षेत्र
क्षेत्र है जो कि पानी की आवश्यकता आती है, उसको हम जो है अच्छे से पानी की मात्रा पहुंचा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि देखिए है बहुत कुछ, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नेचर ने हमें भरपूर दिया है, लेकिन उसका समुचित इस्तेमाल करना और विवेक के साथ इस्तेमाल करना ये बहुत आवश्यक है। इसी के बारे में हमें हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसके कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हमारे किसान वर्षा जल संरक्षण कर सकते हैं और इसका उचित इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, ये समझाने के लिए हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। से जाए तो आप बरसात के पानी का संचयन करके आप इसे घरेलू काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी को कपड़े साफ करने, खाना पकाने, घर साफ करने, पशुओं को नहलाने और खेती किसानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे जल को लेकर पूरे विश्व भर में चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को पार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अभी चेत जाएं, चाहे वो कृषि हो या फिर शहर हो, गांव हो, हर जगह हमें जल संरक्षण को लेकर अपने स्तर पर छोटे ही सही लेकिन कदम ज़रूर उठाने हैं। आइए अब आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमें ज़रूर कॉल करें, चाहे आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में वर्षा जल संरक्षण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इनसे जो जुड़ी हुई संरचनाओं के बारे में अभी जो हमने रिपोर्ट में आपको जानकारी दी उसे विस्तार से जानना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई अनुभव या आपने जो किया है जल संरक्षण के लिए वो अनुभव आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। तो सर, प्याज पर अब आते हैं और सबसे पहले तो यही बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रजातियाँ कैसे चुने। तो खरीफ की हम प्याज की बात कर रहे हैं, तो कुछ किसानों तो नर्सरी लगा ली होगी, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं शुरुआत की है तो वो अपने क्षेत्र के अनुसार किस तरीके से प्रजातियों का चुनाव करें। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी, हमारे भारतवर्ष में प्याज की तीन मौसम में खेती होती है। जो अभी बारिश मौसम में लगाते हैं उसको खरीफ बोलते हैं, और बारिश और शरद ऋतु के बीच में जो लगाते हैं उसको लेट खरीफ बोलते हैं, और जो शरद ऋतु में लगाते हैं उसको रबी की फसल बोलते हैं। तो अभी हम खरीफ मौसम की जो बात कर रहे हैं, तो नर्सरी तैयार कर लिया होगा लोगों ने, या तैयार करने जा रहे होंगे। उसमें जो मुख्य प्रजातियां हैं जो परफॉर्मेंस अच्छा देती है ऑल ओवर इंडिया में, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, लाइन 883 है जिसको 883 के नाम से बोला जाता है, पूसा रेड है, भीमा रेड है। ये सब प्रजातियाँ जो कि खरीफ मौसम में उगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। और आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जो भी आप खरीफ की प्याज खरीदने जाते हैं, या तो सरकारी संस्थाओं से लें या प्राइवेट संस्थाओं से लें, लेकिन इसी प्रजाति को मांगें और उन जहाँ से खरीदते हैं वहाँ से आप उसका बिल ज़रूर ले लें, जो कि आपके उपभोक्ता का अधिकार है। और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसके ऊपर जो जुर्माना लगा सकते हैं, ले सकते हैं। प्याज का जो बीज होता है
वह फंजिसाइड से या जिसको बोले फफूंदीनाशी से ऑलरेडी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन बीज को लगाने के पहले अगर आप भी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड से थायराम लेते हैं, जायराम लेते हैं या कार्बेंडाजिम लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ध्यान आपको ये रखना है कि जब नर्सरी में बीज डालते हैं तो लाइन में डालें, और डालने के बाद अगर मॉइस्चर है तो ठीक है, ना तो ऊपर खरपतवार से उसको ढक दें। जी 4-5 दिन के बाद प्याज का बीज उग करके आ जाता है, फिर वो खरपतवार को निकाल दें। जी जी। और उसके बाद अगर बारिश अधिक होती है तो उस पर फंगस का रोग लगता है, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र पतन गलन बोलते हैं। तो जो पौधे जो होते हैं वो छोटे होते झुकने लगते हैं, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम जी जी 2% का घोल, 2% का मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाएं और उन पौधों के जड़ों पर डालें, ताकि जो फंगस वो किल हो जाएगा, फिर आपके पौधे में बीमारियां नहीं रहेगी। जी। अच्छा सर, एक हम सवाल ले लेते हैं। वो ये व्हाट्सएप सवाल आए, हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय, ये हमारे नियमित दर्शक हैं और इन्होंने सवाल भेजा है हमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, और ये जानना चाहते हैं कि प्याज की उन्नतशील किस्में कौन सी हैं, प्याज की उन उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी दें जो खरीफ मौसम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उत्पादन दे सकते हैं, जिसके बारे में आप बता ही रहे हैं। जी, इसमें जो वैरायटी हैं जो हमने आपको बताया, जिसको प्रजाति बोलती है, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, लाइन 883 है, भीमा रेड है, पूसा रेड है, पटना रेड भी कभी लोग बोल देते हैं। तो ये जो खरीफ का फसल है लगभग 100 दिन का है, 100 से 110 दिन का है। जी सर। और इसका उत्पादन लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, जिसमें लाइन 883 सबसे अच्छी प्रजाति है, जो कि आपको ये लगभग 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। और जो प्रजातियां 100 से 100 दिन लेती हैं, और इसका मार्केट में इसका वैल्यू अच्छा है, जल्दी पकती है, डिमांड भी काफ़ी अच्छा होता है और किसानों को अच्छा पैसा मिलता है। तो हम अंकर जी को ये बताना चाहेंगे कि NHRDF का देवरिया सेंटर आप वहाँ से ले सकते हैं 883, और जो सरकारी संस्थानों पर भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काफ़ी खरीद के दे रही है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं जो DHOs वगैरह होते हैं। जी जी ठीक है सर। एक हमारे साथ कॉलर है और इनका नाम है नयन सिंह जी हैं, जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश के खरगोन से कॉल किया है। नयन सिंह जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो हेलो जी नयन सिंह जी, बताइए सवाल क्या है आपका। हेलो जी नयन सिंह जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी जी मैम, पहुंच रही। जी जी जी, सवाल बताइए। मैं डॉक्टर साहब से सर से पूछ रहा था कि हमने कलिया गर्मी में तैयार कर ली थी प्याज की, और उसको जल्दी से जल्दी कब लगा सकते हैं? देखिए नयन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो वैज्ञानिकों ने खरीफ मौसम में बीज डालने के लिए जो रिकमेंडेड किया है, वह अब समझिए जून के फर्स्ट वीक से लेकर के आप 15 जुलाई तक लगा सकते हैं नर्सरी में। वह डिपेंड करता है आपके पास कि बारिश कब हो रही है और आपके पास नमी की क्या व्यवस्था है, तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सर यही सवाल था इनका। हाँ, तो लगा सकते हैं, और उसमें अगर आप लाइन 883 लगाते हैं तो उसका पैसा बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि 90 से 100 दिन में तैयार होती है, और मार्केट में इस समय लीन पीरियड होता है जो कि जून से लेकर के सितंबर तक होता है। और आपको अनुमान होगा कि इस मौसम में प्याज के भाव मार्केट में अधिक होता है, और आज भी प्याज का मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव है। काफ़ी ज़्यादा तो हमेशा 883 लगाने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको अच्छा पैसा दे जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो प्याज को लेकर कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, और हमारा भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करें। अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं और आपका कॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक एक साथ कॉल करते हैं, तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, वहाँ पर आपको किसी तरह का ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो आपका सवाल भी हम तक पहुँच जाएगा। और चाहे वो वर्षा जल संरक्षण हो या फिर प्याज की खेती के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, दोनों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक हम पहुँचाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वर्षा जल संरक्षण और उसके समुचित इस्तेमाल की, और साथ ही हम खरीफ की प्याज की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तीनों चीज़ों की डिटेल्स हम साथ ही साथ स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। अब सर वर्षा जल संरक्षण पर आते हैं, और अच्छी बात है कि इस बार का मानसून बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर बार जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है, यानी जो एक वितरण होता है, उसमें कई बार हम देखते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। पूरा डेटा अब आएगा आगे। तो अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? और साथ ही वो क्षेत्र जहाँ पर बारिश कम है, क्योंकि उनकी चुनौतियाँ अलग तरह की, उन्हें उसी पानी से काम चलाना है, तो मैं चाहूँगी कि दोनों स्थितियों के बारे में उनके अनुसार उन्हें दर्शकों को क्या करना चाहिए? पहले तो हम जो है ज़्यादा बारिश जहाँ जिन क्षेत्रों में होती है उन क्षेत्रों की हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, मानसून के समय में ज़्यादा बरसात होता है, लेकिन जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात होता है मानसून में, उन्हीं क्षेत्रों में पाया गया है कि जो मानसून के अलावा दूसरे जो 8 महीने बचे हुए हैं उस समय में पानी की भारी कमी आती है। तो हमें उस क्षेत्र में, जो कि पहाड़ी क्षेत्र मुख्यतः होता है, वहाँ पे स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट किया जाता है। जो स्प्रिंग होती है, जो नेचुरल जो एक्वीफर होते हैं, स्प्रिंग के फॉर्म में पानी को देते हैं हमारे को। तो उस स्प्रिंग शेड में जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे हम रिचार्ज की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो स्प्रिंग है हमारे को पूरे साल भर हमारे को पानी देता रहे, जिससे कि हमें पीने का और खेती के लिए भी पानी मिल सके। और दूसरे क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे पानी की भारी कमी होती है, जी। वहाँ पे 2 तरह के उपाय हमारे पास है, जिसमें जो हमारे निजी खेत है उसमें हम कर सकते हैं, निजी खेत या फिर घर में, या फिर हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र, हमारा वाटर शेड, या फिर जो हमारा गांव लेवल पे जो मैनेजमेंट किया जाता है, उस मैनेजमेंट को हम जो है सार्वजनिक मैनेजमेंट बोलते हैं, जिससे कि पूरे गांव या वाटर शेड के लोग मिलके उसको मैनेज कर सके। उस पानी को अच्छे से किसी अच्छे से चेक डैम या बड़े तालाब बना के उसमें जमा कर सके, या फिर उसी पानी को ग्राउंड वाटर में रिचार्ज के तौर पे संभाल के रख सके। जी सर, एक सवाल भी आपके विषय से जुड़ा हुआ आया है। ये हमारे दर्शक हैं, लक्ष्मण हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सवाल भेजा है, और ये कहते हैं कि मैं एक सीमांत किसान हूँ, अपने खेत में वर्षा जल संरक्षण करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बहुत अच्छी सोच है लक्ष्मण जी। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, यानी पानी की बर्बादी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने खेत का पानी जो है उसे संरक्षित करना चाहते हैं। वर्षा के दौरान क्या करना चाहिए इन्हें? वर्षा के दौरान पानी को आपके पर्सनल जो खेत है उसमें संभाल के रखने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, जो कि फार्म पॉन्ड, जो कि खेत तालाब बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं। भारत सरकार की बहुत सारी योजना है जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, या अमृत सरोवर की योजना है, और जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, या अन्य जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से आप अपने खेत में एक तालाब बना लीजिए। उस तालाब में आप लाइनिंग की व्यवस्था ज़रूर करें, जिससे कि जो भी आप पानी जमा कर रहे हैं वो नीचे परकोलेट ना हो जाए, और उस पानी को आप पूरे साल भर यूज़ कर सके। जी ठीक है। एक कॉलर है हसन अली, जिन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल से हमें कॉल किया है। हसन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हसन अली जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही। हाँ बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
नर्सरी कब तक लगाई जा सकती है प्याज की? प्याज की नर्सरी कब तक लगाई जा सकती है? ठीक है, हम आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं सर। इस पर आपने कुछ बातें बताई, जी। लेकिन हसन अली जी मुझे लगता है अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोई बात नहीं है। प्याज का जो नर्सरी लगाने का उचित टाइम है 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के आसपास में है, लेकिन अभी भी आप लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास पानी की उपलब्धता क्या। अगर पानी अच्छी तरीके से तो लगा सकते हैं। अगर आपको ये भी ध्यान रखना, अगर समय पकड़ना है, आपके गांव के आसपास में किसी ने लगाया और उसके पास अधिकतम नर्सरी पौधलिंग है, आप उसको भी लेके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी नर्सरी डालनी है तो अभी भी यह डाल सकते हैं 1 सप्ताह में, इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो लेट खरीफ होगा, फिर बोल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो प्याज की नर्सरी डालने का उचित समय है 15 जून से लेकर 15 जुलाई में प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं, जो खरीफ मौसम में होती है। जी ठीक है सर। अच्छा, ये बहुत सारे दर्शकों का यही बार बार सर सवाल भी आ रहा है, हम देख रहे हैं किसी के आसपास या तो किस्मों के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर कब तक बोया जा सकता है। तो अब हम नर्सरी पर आते हैं। नर्सरी पर भी हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किस्मों के बारे में आपने काफ़ी कुछ बता दिया है। तो नर्सरी के लिए क्या बताना चाहेंगे सर, प्याज की नर्सरी? देखिए, प्याज की नर्सरी के लिए हमको पता है कि अगर बच्चे जो होते हैं, जो जन्म लेते हैं, पशु के हों चाहे कहीं, अगर जितना केयर करने की आवश्यकता होती है आगे चल कर आपको उतना ही लाभदायक होते हैं। तो सर्वप्रथम प्याज का जो बीज है वो सिलेक्टेड जो बीज अनुसंधित है उसको खरीद के लेके आवें। नर्सरी ऐसी जगह लगावें कि जहाँ पर अधिक ना धूप आती हो ना अधिक पानी आता हो। जी जी। और हमेशा ऊंचे स्थान पर लगाएं और अपने घर के पास में लगाएं, ताकि बच्चा रात में अगर बारिश होता है तो उसको संरक्षण के लिए आप जाके कर सकते हैं। और बारिश के समय में आपका जो नर्सरी का जो बेड है अधिक से अधिक 100 से 120 सेंटीमीटर चौड़ा हो और लगभग 9 मीटर या 12 मीटर या 6 मीटर भी आप उसकी लंबाई रख सकते हैं। और 2 नर्सरी के बेड के बीच में, नर्सरी के बीच में कम से कम 1 मीटर का आपको फासला रखना चाहिए, ताकि उसमें दवा डालना हो या पौध की नर्सरी निकालनी हो, निराई गुराई करनी हो तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान आपको ये रखना है कि पानी लगना नहीं चाहिए नर्सरी में, क्योंकि पानी लगेगा पौधे गल जाएंगे, डैम्पिंग ऑफ आ जाएगा फंगस के कारण, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस समय कुछ हम लोग के नोटिस में आया है कि महाराष्ट्र में काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, कर्नाटक में है, तो कुछ नर्सरी कि खराब होने की संभावना है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए हम अभी सोच के चलना चाहिए। जी जी जी। एक कॉलर है विपिन है, जिन्होंने हमें सागर से कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इसके बारे में जानना था। और एक सवाल और था मैम कि जल संरक्षण तो हो जाता है, कई बार देखा जाता है कि जल बहुत ही ज्यादा दूषित हो जाता है और प्रदूषित जल से काफी नुकसान भी होते हैं, तो इसको हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं और अच्छा जल कैसे रख सकते हैं? ठीक है, जो कि हम बात भी कर रहे थे, जो गुणवत्ता युक्त जल है, अच्छा स्वच्छ पानी, उसको कैसे हम सुनिश्चित करें। तो सर, पहला तो सवाल इन्होंने किया है जल संरक्षण से जुड़ी योजनाएं, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और नई तकनीक जो सिंचाई की है, और कौन कौन सी संरक्षण से जुड़ी योजनाएं हैं? जल संरक्षण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वाटरशेड मैनेजमेंट योजना, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। इसमें एक वाटरशेड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में समुचित पानी का प्रबंधन किया जाता है, जिसमें सरफेस लेवल पे भी वाटर स्टोरेज किया जाता है और ग्राउंड लेवल में ग्राउंड वाटर में भी स्टोरेज किया जाता है, और वो समुचित होता है। गांव के लोग जो है सारे एक साथ मिलके उस जल का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बहुत सारी योजना है, अटल भूजल योजना है, जो कि वाटर प्लानिंग, पूरा प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए और जो है पानी को कैसे बचाना है और उसका कैसे यूज़ करना है, इससे लेके पूरा समुचित प्रबंधन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पर्सनल जो जल प्रबंधन के लिए आप नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, महात्मा गांधी नरेगा योजना है, उसके अंतर्गत आप एक तालाब बना सकते हैं। गांव लेवल पे भी बड़ा तालाब जो है उसका भी मरम्मत कर सकते हैं। और दूसरी योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत आप प्लास्टिक लाइनिंग भी ले सकते हैं, पक्की लाइनिंग भी करा सकते हैं।
जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं विपिन जी, और आप इससे जुड़ सकते हैं। और कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए हैं। और सर, इनका दूसरा सवाल था कि जो दूषित हो जाता है जल, माने पानी तो आपने संरक्षित कर लिया, जो वर्षा जल है उसे आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो स्वच्छ बना रहे, इस्तेमाल के योग्य रहे, चाहे वो पशुओं को देने के लिए हो या फिर सिंचाई में इस्तेमाल करना हो, ये कैसे सुनिश्चित करें? इनका दूसरा सवाल था। अगर आप वर्षा जल को संरक्षित करते हैं तो वर्षा का जल हमेशा ही स्वच्छ ही रहता है। लेकिन अगर कोई जो खराब पानी है वो अगर उसमें मिल रहा है, तो जो आपका संरक्षण का जो तरीका है, जो आपका तालाब है, उसके पहले एक स्टीलिंग बेसिन होता है। उस स्टीलिंग बेसिन के अंदर जो है, जो मिट्टी और जो भी कचरा है वो उसमें जमा हो जाएगा और जो साफ़ पानी है वो आपके तालाब में आएगा। तो स्टीलिंग बेसिन की योजना आपको बना के रखनी चाहिए। अगर कोई जो म्यूनसिपाल्टी का पानी अगर आपके तालाब में आ गया है तो उसको साफ़ करने के लिए आपको उसमें एरेशन की मैकेनिज़्म लगानी पड़ेगी। छोटे से जो है फव्वारे टाइप आप जो है उस तालाब में आप चालू कर देंगे तो उसमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तो पानी अपने आप साफ़ हो जाएगा। जी जी, एक कॉलर है कुन्नू कुमार बिहार से है ना हमारे साथ फोन लाइन पर। कुन्नू जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है? सवाल है कि जैसे हम पटना से बोल रहे हैं। जी ठीक है, सवाल बताइए। तो वो मतलब ठंडा प्याज कब रोपाता है? एक बार फिर से सवाल बताएं, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। जैसे पूछना है ना कि हम पटना से बोल रहे हैं, तो ठंडा वाला प्याज कब रोपाता है? ठंडा वाला प्याज हाँ, कब कुन्नू जी आपका नाम भी बहुत प्यारा और ठंडे की बात भी कर रहे हैं। जी जी, ठंडे की जो प्याज होती है उसको वैज्ञानिक भाषा में रबी मौसम का प्याज रबी बोलते हैं, मौसम। विंटर सीजन का बोलते हैं। उसके लिए अगर आपको बीज लगाना है, नर्सरी में बीज लगाना है, तो आप अक्टूबर में प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस समय नर्सरी को तैयार होने में 52 से लगभग 60 दिन लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और दिन भी छोटा होता है। तो उसके लिए 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। और लगाने की विधि वही है जो कि हमने अभी को खरीफ सीजन के लिए बताया था, नर्सरी वैसे ही तैयार करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस समय प्रजाति अलग होगी। उसमें प्रजाति ले सकते हैं आप NH-RTF रेड 4, N920, एग्रीफाउंड लाइट रेड, NH-RTF फुरसुंगी, पटना डार्क रेड, पूसा रिद्धि, ये सब प्रजातियाँ उससे मिल सकते हैं। लगाने का विधि वही है, बस प्रजातियों का अंतर है। अगर आपने ठंडक के मौसम में खरीफ की प्रजाति लगा दी तो उसमें फ़ायदा आपको नहीं होगा, नुकसान होगा, आप कंप्लेन करेंगे। और उसी तरह से ये है कि खरीफ का मौसम अगर रबी का प्याज लगाएंगे तो आपका उत्पादन अच्छा नहीं देगा। तो सामान्य तौर से आपको कौन सी प्रजाति किस मौसम में लगानी है आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। और इस तरह से लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है। उस समय 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। जी 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 बिल्कुल। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास आ रहे हैं दर्शकों के। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अवश्य हम आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अब सर, हम वर्षा जल संरक्षण की बात कर लेते हैं, जिससे जुड़े कई सवाल भी आए। और एक जो हमारे दर्शक थे जिन्होंने पूछा कि कैसे पानी को स्वच्छ रखें, इसकी भी जानकारी आपने दी। आगे मैं आपसे जानूंगी कि किस तरीके से उसी पानी का समुचित इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या कोई तकनीक है? यानी पानी तो आपने बचा लिया, लेकिन उस पानी को कैसे मैक्सिमम इस्तेमाल, सबसे बेहतर यूटिलाइज उसे कैसे करें, कौन कौन सी विधियां हैं या संरचनाएं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और साथ ही प्याज से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न होंगे जिसमें हम जानेंगे कि नर्सरी में कौन कौन सी बीमारियां या फिर कीट लग सकते हैं, जिसको लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। वर्षा जल को डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें वर्षा जल संरक्षण और उसके समुचित इस्तेमाल की, और साथ ही खरीफ सीज़न की प्याज की खेती पर भी आपको जानकारी दे रहे हैं। और आइए, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले टीज़ किया था कि हम आगे जानेंगे कि जो हमने जल संरक्षित किया है वर्षा का, उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं ऐसे में डॉक्टर योगेश आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसके लिए भी कुछ तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी संरचनाएँ हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, हम पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी जी नमस्कार। जीवन जी आप बात कर रहे हैं सीहोर मध्य प्रदेश से। सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है मैडम कि कोई चाइना का प्याज का बीज भी आता है क्या? चाइना का प्याज भी अपने यहाँ पे होता है, लगाते हैं क्या लोग? एक दो बार यूट्यूब पे देखा था मैंने। अच्छा ठीक है सर जी। हाँ जी, जैसे आपका नाम है ना जीवन मिश्र से चाइना का भी लिंक आता है। आपको बताना चाहूँगा, चाइना ई मार्केटिंग का एक ट्रिक है। आप मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे लो आम वहाँ का है, प्याज वहाँ का है। चाइना के नाम से कोई भी इंडिया में वैरायटी रिलीज नहीं हुई है। वो लोग मार्केटिंग का तरीका है, उसको यूज करते हैं कि चाइना की वैरायटी है। चाइना की कोई भी वैरायटी हमारे उपयोगी नहीं है, न लगाते हैं। मतलब यही की वैरायटी को चाइना का नाम देके बेच देते हैं। हाँ, वो मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आपको वो प्रजाति लगानी है जो कि उस एरिया के लिए नोटिफाइड है। और जो रबी में आप लगाएंगे, फिर से प्याज की प्रजाति बता देते हैं। भीमा रेड है आपके पास, पूसा रिद्धि है, एनाचार्डियफ रेड 3 है, एनाचार्डियफ रेड 4 है, एनाचार्डियफ फुरसुंगी है, एनाचार्डियफ रेड है। ये सब प्रजाति आप लगावें, कहीं से भी मिलता है तो। और कोई भी प्रजाति लेते हैं उसका पक्का रसीद लेना ना भूलें। और चाइना ये मार्केटिंग करने का ट्रिक है। कहीं भी जाएंगे मार्केट में लोग मार्केटिंग करते हैं, इसलिए चाइना वैज्ञानिक भाषा में हम लोग नहीं बोल सकते कि चाइना कोई प्रजाति को चाहिए या चाइना से आई है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर आपसे भी कहना चाहूँगी जीवन जी की, देखिए जो प्रमाणित माध्यम है वहीं से ही आप जानकारी भी प्राप्त करें। जैसा कि हमारा डीडी किसान चैनल है, हमारे साथ देखिए एक्सपर्ट किस किस तरह के होते हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, महकमों से जुड़े हुए हैं, विभाग से जुड़े हैं। यहाँ आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिलेगी। तो आप इधर उधर ना भटके, डीडी किसान का यूट्यूब चैनल देखें और डीडी किसान को ही टेलीविज़न पर देखें, जहाँ पर आपको सबसे सही कृषि संबंधी जानकारी मिलेगी। अब सर हम वर्षा जल संरक्षण की बात कर लेते हैं। सर जैसे कि मैंने कहा था कि कोई ऐसी तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस जल का समुचित इस्तेमाल करने के लिए? जो हम वर्षा जल संरक्षण करने के लिए जो तालाब या हम उस जल को जो है अंडरग्राउंड में बोर के माध्यम से या कुएं के माध्यम से हम उपयोग करते हैं, उसमें हमारा काफ़ी सारा खर्चा आता है। और आज के जो जलवायु परिवर्तन के दौर में जो पानी की समस्या है वो बहुत ही गंभीर रूप धारण करने वाली है। तो हमें पानी का कम से कम मात्रा में उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेनी है। तो हमारी एक योजना है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। इस माध्यम से हम जो है किसानों को माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सेट जो है मुहैया कराते हैं। और इस सेट को यूज़ करने से आपकी जो आधे लगभग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 40 से 60% तक की पानी की बचत होती है। स्प्रिंकलर के माध्यम से जो है लगभग 30 से 40% की बचत होती है। इसके अलावा भी जो है बहुत सारी जो है पद्धतियाँ है कि आप रीज एंड फरो यूज़ करें या रेज बेड मेथड है, उसको भी आप जो है उपयोग में ला सकते हैं और पानी का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक हमारे कॉलर हैं सर, नागेंद्र सिंह नेगी हैं, जिन्होंने हिमाचल से कॉल किया है। नागेंद्र जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी नागेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। मैडम मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी 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 नागेंद्र मैडम नमस्कार सबको। और मेरा सवाल ये है कि ये जो हिमालय का जो विकास मॉडल है, इसको प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा है मैडम जी? हमारे यहाँ पर ना गुजरात मॉडल या कोई और मॉडल चलेगा। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर यह हिमालय क्षेत्र, जहाँ पर कि ग्लेशियरों को रोका जा सकता है, छोटे नदी नालों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से रोका जा सकता है, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैडम जी पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी के बारे में वाजपेयी जी ने जो नदियों को जोड़ने की स्कीम बनाई है, वो भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दी गई है।
ठंडे बस्ते में है सारे के सारे प्रोग्राम। और यहाँ की जो बूंद बूंद यहाँ पर रोकी जाए तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली में जल संकट या पंजाब हरियाणा राजस्थान में आता है, जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। इन्हीं स्टेटों का बजट अगर यहाँ पर लगाया जाए तो साल भर जो है वो हमारी सतलुज, ब्यास और जो दूसरी नदियां हैं गंगा जमुना, वो सब रिचार्ज रहेंगी। मैडम जी, हमारा पाकिस्तान की तरफ पानी बह रहा है, चंद्रभागा और ये जो चिनाब और ये जो हिमाचल प्रदेश से जो नदियां, इनको इस तरफ क्यों नहीं निकाला जाता? अगर अटल टनल जी नागेंद्र जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं, लेकिन कुछ पॉलिसी मैटर्स भी होते हैं जिन पर हम फिलहाल कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। योगेश जी, अब हमें बताएं, क्योंकि नागेंद्र जी की बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन क्या कुछ इस विषय में नागेंद्र जी आप कुछ वो अपने स्तर पर कर सकते हैं कि वो वर्षा जल संरक्षण करें, वर्षा जल संरक्षण, या कोई कम्युनिटी एक मुहिम चलाएं जहां पर सब लोग मिलकर के करें? भारत सरकार जो है पानी के विषय में बहुत गंभीर है। इस विषय में अभी जो हर साल भारत सरकार जो है जल स्वराज अभियान चलाती है, जिसमें जो बरसात के पहले और बरसात के दौरान पानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से हम यूटिलाइज कर सके और जो कम्युनिटी लेवल पे अच्छे से अच्छे अवेयरनेस पैदा कर सके, जिससे कि पानी को हम जो है अच्छे ढंग से जो है मैनेज कर सके। दूसरा सवाल आपने पूछा नदी जोड़ के बारे में, तो उसमें जो है जो हमारी जो नदी जोड़ प्रकल्प में 103 जो जोड़ हमारे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें जो प्रायोरिटी 3 या 4 जो नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो पूर्ण तरह से जो है कार्यान्वित की जा चुकी है। इसमें पहली योजना जो केन बेटवा योजना जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के बीच में, वो काफ़ी हद तक जो है शुरू होने वाली है लगभग जल्दी ही। दूसरी योजना महाराष्ट्र में दमनगंगा जो नदी है उसमें शुरू करने की योजना जल्दी बनाई जा रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक आदेश दिया था कि नदी जोड़ को जो है एक नेशनल मिशन के तहत जो है मॉनिटर किया जाए। तो जो हमारा राष्ट्रीय कैबिनेट है वो इस जो नदी जोड़ जो प्रकल्प है उसका हर 6 महीने में उसका मॉनिटरिंग करता है और उसकी क्या प्रगति हुई है और उसके बारे में पूर्ण निर्णय लेते हैं और उसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए उसका भी वो मार्गदर्शन करती है। जी जी, तो अच्छा लगता है सुनकर कि हमारे जो दर्शक, हमारे किसान इतने अवेयर हैं, वो सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं कि किस तरह की नीतियां बनाई गई हैं, किस तरह का कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और जब आप इस तरह के सजेशन देते हैं तो ये बातें ज़रूर पहुंचती सही समय जगह पर और इससे मदद भी होती है कि कैसे सही कदम और एक पूरे टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए। एक कॉलर है, आइए हम बात करते हैं उनसे भी। हेलो जी, विजय राजपूत जी, बताइए क्या प्रश्न है? आपने हमें हरदा मध्य प्रदेश से कॉल किया। विजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी जी विजय जी, बताइए क्या सवाल है? मुझे अभी प्याज की खेती के बारे में जानकारी चाहिए थी। मुझे प्याज लगाना है तो उसके लिए क्या करें? प्याज लगाना है, ठीक है, ठीक है, हम इसी के बारे में बता रहे हैं सर। तो बहुत सारी जानकारी आपने दी और खरपतवार पर भी हमें बात करनी है। तो मुझे अभी प्याज की खेती करना है बारिश में, तो ठीक है सर, हम समझ गए आपका सवाल। विजय जी, जो प्याज की खेती बारिश में करनी है, आपने नर्सरी लगा लिया है या बीज लगाना है या पौध लगाना है? तीनों में क्या करना है आपको, या पहली बार खेती करने जा रहे हैं प्याज का? विजय जी, क्या आप हमारे साथ लाइन पर हैं आप? जी हाँ, बताइए, अभी आपने कुछ किया है, नर्सरी लगाई है, कुछ तैयारी की है अभी तक आपने प्याज में? विजय जी, हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं विजय जी। आप ये बताइए कि आपने नर्सरी, हाँ मैंने अभी नर्सरी नहीं, अभी कोई तैयारी नहीं है। अभी कोई तैयारी ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, हालांकि जब से मैं बैठा हूँ बता रहे हैं आप हम बता ही रहे हैं इसके बारे में। नर्सरी बनाने के लिए जो समतल मिट्टी है उससे 9 इंच तक आप उसको ऊंचा बनाइए, 100 से 120 सेंटीमीटर के चौड़ा बनाइए और 6 से लेकर 9 मीटर तक की लंबाई, जो भी आपको उपयोगी उसको करिए। और दोनों नर्सरी के बीच में लगभग 1 से 1.5 मीटर का फासला रखें
और ये ध्यान रखें कि नर्सरी के बीच में पानी ना लगे। ये तो हो गया खेत की तैयारी। फिर उसमें बीज डालेंगे। बीज के लिए प्रजाति का चुनाव करना है। मध्य प्रदेश के आप बता रहे हैं खरगोन से, तो वहाँ पे प्याज का भी बहुत अच्छा मिलता है। NHRDF एग्रीफाउंड डार्क रेड लेना है आपको, लाइन 883 लेनी है, भीमा रेड लेना है, पूसा रेड लेना है। वो प्रजातियाँ मिलती है, लगानी चाहिए आपको। अगर कोई दूसरी प्रजाति लगाते हैं तो उसके लिए हम कुछ बता नहीं सकते आपको। और पौध लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नर्सरी का जो बीज लगाने जा रहे हैं, या तो मिट्टी का उपचार किया गया हो या बीज का उपचार किया गया हो या दोनों का उपचार किया गया हो, जिसमें ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से कर सकते हैं आप। और पौध लगाने के बाद लाइन में लगाना, फिर उसको हल्का सा ढक देना ताकि बारिश आवे तो उससे प्याज एक जगह से दूसरी जगह पे उछालना मार सके। ये तो आपको नर्सरी का प्रबंधन करना पड़ेगा और प्याज का बीज लगाना पड़ेगा। और आपका जो नर्सरी है लगभग 45 दिन के आसपास में तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको उसको मुख्य फसल में लगाइए, मुख्य खेत में लगाइए, जहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। तो इस तरह के प्याज के नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात हुई प्याज से जुड़ी हुई, और बहुत सारे हमारे पास सवाल और आए हैं जो कि वर्षा जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम ब्रेक के बाद शामिल करेंगे कार्यक्रम में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। अगर अभी तक आपके सवाल हम तक नहीं पहुंचे हैं, आपने हमें व्हाट्सएप नहीं किया, ईमेल नहीं किया, या फिर कॉल करने से चूक गए हैं, तो अभी भी समय है, ज़रूर हमें कॉल करें। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ प्याज की खेती की, और साथ ही वर्षा जल संरक्षण पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सर कुछ सवाल आए हमारे पास वर्षा जल संरक्षण से जुड़े, हालांकि बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए हम फिर से दोहरा देते हैं। ये हमारे दर्शक हैं प्रीति, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें ये व्हाट्सएप सवाल भेजा है, और ये जानना चाहते हैं कि वर्षा जल को कैसे संरक्षित करें। वर्षा जल को संरक्षित करने के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जो है अपने निजी तौर पे कर सकते हैं या सार्वजनिक तौर पे कर सकते हैं। निजी तौर पे करने के लिए आप अपने घर पे जो बारिश का पानी आता है, उस पानी को घर के नीचे जो है एक टैंक या टंका बना के साफ़ करके आप उसमें रख सकते हैं। वो पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में जो किचन गार्डन है उसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बना सकते हैं, और उस तालाब से आप जो है पूरे साल भर जो है इरिगेशन कर सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर आप जो अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो आप स्प्रिंग शेड को जो है डेवलप कर सकते हैं। आपके गांव में जितने भी स्प्रिंग है, उनके ऊपरी तरफ में आप जो है टेरेसिंग या ट्रेंचिंग आप करके जो है उस जो स्प्रिंग को आप डेवलप कर सकते हैं। प्लेन एरियाज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे वाटर शेड के माध्यम से आप पानी को सरफेस पे भी जमा कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर में भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी योजनाएं हैं। आप अपने अपने नज़दीकी जो जिला अधिकारी या आपके ब्लॉक या तहसील के अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। सर एक और सवाल है, ये गौरव ग्वालियर मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है कि खेतों में जो अच्छी फसलें, गुणवत्ता वाली फसलें हैं, उसके लिए जो वर्षा का संरक्षित जल है उसको कैसे इस्तेमाल करें। जी हमारे दर्शक कौन से
क्या question? गौरव है सर, ये ग्वालियर से हैं दर्शक और कह रहे हैं कि जो अच्छी फसलें हैं, जो गुणवत्ता युक्त फसलें हैं, उनमें जो वर्षा का जल है उसको कैसे इस्तेमाल करें? जो गुणवत्ता युक्त फसलें हैं, जैसे जिसमें आप हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, उसमें आप सबसे बेहतर तरीका है ड्रिप इरिगेशन, या फिर जो है अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसमें आप फॉगर्स या स्प्रिंकलर इरिगेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो है पानी एकदम जड़ में पहुंचता है, उससे पानी भी कम लगता है और पौधे का विकास भी बहुत अच्छे से होता है, आपका पौधा बहुत अच्छी प्रोडक्शन देगा। स्प्रिंकलर के माध्यम से आप जो है पौधे के आसपास जो है आप उसको वेदर भी मैनेज कर सकते हैं, उससे भी पौधे का विकास अच्छे से हो सकता है। जी जी बिल्कुल। आप सर खरपतवार पर आते हैं, हमारे सवाल रह गया था कि जो नर्सरी उसमें खरपतवार कैसे नियंत्रित करें? जी, हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, प्याज की नर्सरी में या प्याज की खेती में 2 प्रकार से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। एक होता है प्री सोइंग, मतलब पौध को या बीज को मिट्टी में डालने के पहले हम दवा डालते हैं, उसके लिए पेंडामिथालिन आता है, आप उसको डाल सकते हैं बुआई के या बीज बुआई के 3-4 दिन पहले। अगर आपने नर्सरी में नहीं डाला किसी कारण से और खरपतवार आ गया है तो उसको हाथ से निकाई गुड़ाई कर दें और ये प्रयास करें कि नर्सरी में खरपतवार बीज जमने के बाद ना डालें, उससे थोड़ा सा पौधों में स्थगन आ जाता है, पौधों का बढ़वा रुक जाता है। और अगर आपको उसको हाथ से निकाई गुड़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। सेकंड थिंग, अगर उसको आप मुख्य के खेत में स्थानांतरण करते हैं और पूरे क्रॉप ड्यूरेशन में 80 से लेकर 100 दिन में लगभग क्रॉप 25 से 30 दिन के आसपास में हो जाता है, तो उस पर टारगा सुपर आता है, उसको डाल सकते हैं आप करके। और एक हैंड वेटिंग करा दे 40-50 दिन के आसपास में, तो पौधा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, कम खर्च में हो जाएगा। एक कॉलर है, कॉल भी ले लेते हैं, प्याज से जुड़ा ही सवाल है इनका। हेलो, बालाजी पाटिल हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र इस बार प्याज के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है बालाजी? जी, अपना जो प्याज है वो खरीफ हंगाम या अपना ये सीजन में कौन से बीज लगाना चाहिए, उसके बारे में सभी जानकारी होना चाहिए मैडम। जी बालाजी पाटिल साहब, आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है जी। और कोरोडो खेती में जो अपना जो प्याज है, कोरोडो पानी नहीं है, वो खेत में जो खरीफ हंगाम में प्याज लेने का है, उसकी जानकारी चाहिए मैडम। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, प्याज के लिए पानी जरूर चाहिए, बिना पानी का प्याज की खेती नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में साहब अभी वो कोरोडो में लेते ना सर, ऊपर के महाराष्ट्र में हाँ, कोई कोरोडो बोले तो ऊपर से मौसम के पानी में वो जो लेते। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने समझ लिया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आप उसमें जो प्याज की खेती करनी है और बारिश के पानी पे खेती करनी है, तो जो बारिश का, हालांकि जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं ये बता रहे हैं बारिश के पानी को कैसे संरक्षित करेंगे, संरक्षित करके आपको प्याज की खेती करनी है, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन यूज करें। आपका क्वेश्चन था कौन सा प्रजातियाँ, एग्रीफाउंड डार्क रेड, भीमा डार्क रेड बहुत अच्छी प्रजातियाँ, लाइन 883 बहुत अच्छी प्रजातियाँ, इसके अलावा कोई अच्छी प्रजाति नहीं है जो कि कम समय में अच्छा उत्पादन दे सके। इसको नर्सरी लगाइए, नर्सरी के बाद मुख्य फसल में स्थानांतरण कीजिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। बट पानी का अरेंजमेंट करना, चलिए रेनी सीजन में हो जाएगा बारिश, लेकिन पानी का अरेंजमेंट करना आपके पास होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे दर्शक जो है सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो कुछ और जानकारी आप भी देना बालाजी जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने खेत में एक छोटा सा तालाब बनाइए, या हमारी योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है, उस योजना के माध्यम से आप ड्रिप सिंचाई आपके खेत में लगाइए। उसके ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आपकी प्याज की फसल की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आएगा और आपको रेट अच्छा मिलेगा। आपको सिर्फ आपके नज़दीकी कृषि अधिकारियों से मिलके आपके खेत में एक छोटा सा तालाब बनाना है, उसमें बरसात हो रही है, बरसात के दिनों में पानी को जमा करना है और ड्रिप के माध्यम से उसको यूज़ करना है। जी जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि कितनी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो जानकारी विशेष जुड़ी हुई। डॉक्टर गुप्ता, अब कुछ और जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे प्याज की जो फसल ले रहे हैं, एक पॉइंट कम शब्दों में सर, जल भराव ना हो उसके बारे में। एक पॉइंट हम लोगों ने अभी बताना चाह रहा था मैं आपको
कि प्याज की जब नर्सरी डालना है तो उसमें एक प्रकार की बीमारी आती है जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्र पतन रोग, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डैम्पिंग ऑफ। ये उस समय आता है जब प्याज के नर्सरी में पौधे जम के निकल आते हैं 15 से 20 दिन के, तो उनका लक्षण ये होता है कि पौधे झुक जाते हैं, पौधे पीले पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका कमर टूट गया है, तो उसको आर्द्र पतन रोग बोलते हैं। और उसको रोकने का केवल एकमात्र उपाय है, आप कार्बेंडाजिम 2% का घोल बनाइए, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डालिए, घोल के उनके जड़ों के आसपास में आप उसको छिड़काव कर दीजिए, फिर 3-4 दिन बाद छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि ये जो फंगस होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस बहुत कम से ट्रीटमेंट में अपने आप को भाग जाता है, तो ये करना आपका ज़रूरी है। दूसरा चीज़, जब आप नर्सरी या जो सीडलिंग है उसको निकाल के जब मुख्य खेत में लगाने जा रहे हैं, तो उसका जो पौधे निकालते हैं जो 50-45 दिन के हो गए हैं, उसके जड़ को भी उपचार करना ज़रूरी है, इसलिए कि जो जड़ वाली बीमारी है आर्द्र पतन रोग या जो मिट्टी में है वो मुख्य खेत में ना जाए। तो आप इस तरह से लगा करके नर्सरी में बीमारी आने से आप पौधे को रोक सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब मुख्य खेत में जाएगा तो वहाँ भी इस प्रकार से उपचार करके रोक सकते हैं। उपचार करने के अगर पानी में भिंगाना है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बेंडाजिम ले लीजिए। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा विरिडी है तो अभी 10 ग्राम लेके कर सकते हैं। तो इस तरह से खेती आपका पूर्णतः सक्सेस होगा, अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता एंड सर आपका भी योगेश जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे वर्षा जल संरक्षण करें। और जो किसान प्याज की खेती की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी या तो उन्होंने तैयार कर ली या करने वाले हैं, उनके लिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप पहुँची हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को इससे अवश्य लाभ होगा। एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब चलते चलते आपको बता दें कि हमारे अगले अंक का विषय क्या होगा। आइए नजर डालते हैं अगले अंक के विषय पर। अगले अंक का हमारा विषय आप देखिए, खरीफ मक्का की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे हमारा जो अगला एपिसोड होगा हेलो किसान का, उसमें खरीफ मक्का की खेती के अलावा हम आपको जानकारी देंगे टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती से जुड़ी हुई। आप अपने प्रश्न हमें एडवांस में भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, वही ईमेल आईडी है जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था, hellokisan2015@gmail.com। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसे नोट कर लें और अपने सवाल हमें एडवांस में भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी हमारा जो कॉल सेंटर नंबर हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपने सवालों को रिकॉर्ड करवाएं। अगर आज का कार्यक्रम फिर से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ जानकारी आपको लगता है कि आप मिस कर गए हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल इसे YouTube पर जाकर सर्च करें, जहां पर आप DD किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ जाएंगे। आप हमारा कार्यक्रम आज के एपिसोड या पुराने कोई भी एपिसोड आप सर्च कर सकते हैं वहां पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर आप अपना फीडबैक भी हम तक अवश्य पहुँचाएँ। इसी के साथ यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।